नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से सरोसिना डॉक्टर्स डे स्पेशल एपिसोड में आज हम बात करेंगे हेयरिंग लॉस के बारे में। दर्शकों, हाल में ही खबर सामने आई है कि मशहूर गायिका अलका याग्निक एक ऐसी न्यूरो डिसीज़ की शिकार हुई है जिसमें अचानक सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इस खबर ने उनके प्रशंसकों के साथ साथ सभी को चौंका दिया है। तो आइए आज के एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी बीमारी है जिसमें अचानक हेयरिंग लॉस होता है, इसके कारण और बचाव क्या है। तो चलिए बात करते हैं काशी के फेमस ENT सर्जन अमरेंद्र सिंह से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट काशी ENT सेंटर। मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी हाल में फेमस गायिका अलका याग्निक जिस बीमारी की शिकार हुई वह क्या है? अलका याग्निक जी को अभी सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, जो कि एक प्रकार की कान की बीमारी होती है जिसमें सुनने की क्षमता एकाएक चली जाती है। ये दोनों कान में भी हो सकती है, एक कान में भी हो सकती है। और इसके अलका याग्निक जी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अचानक हेयरिंग लॉस की और क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, अचानक हेयरिंग लॉस की, सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की और भी वजह होती है। सबसे मुख्यतः तो वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें कोई आपका पुराना वायरस रीएक्टिवेट हो जाए, जैसे चिकन पॉक्स, या फिर कोई न्यू वायरस जैसे मम्स की तरह हो। दूसरा, आपको ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस हो सकता है, ऑक्लूजन की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। ये बीमारी का इलाज क्या है? ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की हेयरिंग लॉस होती है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि दो टाइप की हेयरिंग लॉस होती है हम लोग में। एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है और एक सेंसरी न्यूरल। तो ये जिस हेयरिंग लॉस के बारे में आप पूछ रही हैं अलका याग्निक, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कैटेगरी में आता है। इसमें होता है कि जो अंदर वाला कान है, जिसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं, इसके और ब्रेन के बीच में कुछ नर्व्स कंडक्शन होते हैं जो साउंड को ट्रांसमिट करते हैं। उन नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में कैटेगरी में ये आता है। अब ये अगर ये लॉन्ग टर्म पे होता है, जैसे कि बुजुर्ग लोगों में आप देखेंगे कि सुनाई देने की श्रवण क्षमता कम हो जाती है, तो जो प्रेस्बैक्यूसिस कहते हैं, वो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है। उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसमें हेयरिंग एड लगा सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। पर ये जो एकाएक आपका सुनने की क्षमता कम होती है, इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट कितने टाइम में हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है। अगर वो 48 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है तो संभवतः 70 to 80% चांस है कि वो रिकवर कर जाएगा, पूर्णतः या पार्शियल रिकवर कर जाएगा पेशेंट। पर अगर पेशेंट इससे ज़्यादा टाइम के बाद हमारे पास आता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हेयरिंग लॉस क्या वास्तव में अचानक ही होता है या लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का परिणाम होता है? दोनों तरह से हो सकता है। जैसे सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की जो कैटेगरी है, इसका जो डेफिनेशन है, इसमें नॉर्मली 30 डेसिबल से ज़्यादा का हेयरिंग लॉस अगर 3 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज पे पाया जाता है तो इसको सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हेयरिंग पेशेंट्स की डिटोरिएट कर रही हो बहुत धीरे धीरे और फिर अचानक 30 डेसिबल का लॉस हो जाए। ये भी हो सकता है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल हो और अगले दिन उसको एकाएक 30 डेसिबल का हेयरिंग लॉस 3 कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो ये दोनों टर्म्स में पूरा होता है कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्रोनिक जिसको कह सकते हैं, और ये एकाएक भी हो सकता है। हेयरिंग लॉस बीमारी से बचाव क्या है? हाँ, हेयरिंग लॉस से बीमारी की बचाव में मुख्यतः आपको सबसे मेन ये ध्यान देना होगा कि आपका हेयरिंग लाउड नॉइस एक्सपोजर कम होना चाहिए। जैसे कि आपके हेडफोन का जो लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ करते हैं, इसे काफ़ी कम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कम आवाज़ में अगर ईयरफोन आप सुनते हो, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, तो ये भी आपको हेयरिंग लॉस कॉज कर सकता है, तो इससे भी बचना चाहिए। साथ ही लाउड नॉइस एक्सपोजर में, जैसे नॉर्मल ट्रैफिक में ज़्यादा डेसिबल साउंड के हॉर्न लोग बजाते हैं, इन सब पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है नॉइज़ पॉल्यूशन का और हेयरिंग लॉस का। तो इन सब चीज़ों से हम लोग इसको कम कर सकते हैं। साथ ही जहाँ वर्किंग हैजार्ड होता है, जैसे कि कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस मशीनें चलती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उनको में क्रोनिक लॉस हम लोग देखते हैं। उन लोगों में रेगुलर चेकअप की व्यवस्था करनी चाहिए और सप्लीमेंट्स देने चाहिए। और अगर उनको हेयरिंग लॉस आता है तो कुछ दिन के लिए उनको उस जगह से शिफ्ट करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी जिससे कि ये डिसीज़ एपिडेमिक की तरह ना बढ़े। सामान्य तौर पर किस उम्र के बाद हेयरिंग लॉस की बीमारी सामने आती है? देखिए, नॉर्मली तो अगर ऐसा देखा जाए तो बुजुर्ग लोगों में प्रेस्बैक्यूसिस होता है, एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। पर आजकल चूंकि नॉइज़ पॉल्यूशन के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है ये किसी भी एज में हेयरिंग लॉस की
हो सकता है, इनफैक्ट बच्चों में भी हो सकता है और एडल्टहुड में भी हो सकता है। तो आपको हमेशा विजिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हियरिंग लॉस होगा तो आपको ही समझ में आएगा। आप टीवी की, जैसे आप टीवी देख रहे हो, तो अगर आपको एक सर्टेन वॉल्यूम पे पूरे फैमिली मेम्बर्स को वॉइस सुनाई दे रही है और आपको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब हियरिंग लॉस है आपको। तो आपको तुरंत उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जाके तुरंत चेक करना चाहिए। डॉक्टर आपका एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे मेम्ब्रेन देखने के लिए, उसके बाद एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कर सकते हैं और फिर जरूरत पड़ने पे प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लॉस है तो किस टाइप की और इसके आगे क्या प्रिकॉशन ले, कि ताकि ये आगे बढ़े ना और उससे वर्स कंडीशन में ना जाए। तो ये जनरल अवेयरनेस है कि अगर हमें थोड़ा भी हियरिंग लॉस लगता है तो हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और इससे उस चीज़ों को हम लोग बढ़ने से रोक सकते हैं। ईयरफोन के यूज़ से हियरिंग लॉस का कितना खतरा होता है? देखिए, ईयरफोन के यूज़ से हियरिंग लॉस के पेशेंट तो बढ़े हैं। इसमें हमें पहली बात तो ध्यान देना है कि हमें एक लिमिट करके वॉइस ही उस पर ईयरफोन में यूज़ करनी है, कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से का साउंड यूज़ ना करें। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कम आवाज़ में भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है आपका, तो हियरिंग लॉस आपको हो सकता है। फिर इन केस में अगर वो वर्किंग है और आपको ये मजबूरी है करना, तो आपको रेगुलर चेकअप, पीरियोडिक चेकअप कराते रहना होगा। और अगर आप जस्ट फॉर म्यूज़िक और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको यूसेस को काफ़ी लिमिट करना होगा, क्योंकि दोनों तरीके से अगर आप क्रोनिकली बहुत लंबा लॉन्ग टर्म पे यूज़ कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, और अगर आप लाउड नॉइज़ पे थोड़ी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो आपको अपने यूजेस को काफ़ी लिमिट करना ही चाहिए।